FM 107.8 रेडियो जयघोष पर मैं कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये ख़ास एपिसोड मैं लेकर के आई हूँ परीक्षा पर, क्योंकि ये जो माहौल है, ये जो समय है, ये जो दौर है, परीक्षा का दौर है और बहुत ही जल्दी बोर्ड परीक्षा आने वाली है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे परीक्षा के बारे में कि कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो बहुत ही ख़ास एपिसोड है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हम सभी के लिए। तो आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो जयघोष में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्येंद्र जी कैरियर रणनीतिकार हैं, तो ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एकेडमिक एडवाइज़र भी हैं। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होती है परीक्षा को लेकर के, और ये जो माहौल है बड़ा गर्म है इस समय परीक्षा को लेकर के। और चारों तरफ से शासन प्रशासन से लेकर के विद्यालयों में, घर में, बच्चों में, हर तरफ इसी की चर्चा है और इसी की रणनीति बन रही है। आप रणनीतिकार हैं, तो क्या कहेंगे हमारे बच्चों के बारे में? हम शुरू करते हैं बच्चों से। जी जी, एक प्रकार से ये जो परीक्षा है जिसमें बच्चे 10th और 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इसकी तैयारी लगभग साल भर से पहले से शुरू हो जाती है। जैसे ही वो क्लास 12th में या 10th में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ में ही उनको पहले से बताया जाता है कि अब आप बोर्ड के परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम एक अलग ही स्टेचर पे हैं, एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर वो पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर धीरे धीरे क्रमवार आगे बढ़ते हैं, अपने विषय को कंप्लीट करते हैं, तैयारियाँ करते हैं। और जैसे जैसे ये समय आता है, फरवरी मार्च का जो समय आता है, तो एक प्रकार से वो एक माहौल ही अलग प्रकार का होता है। परीक्षा में अक्सर मैंने देखा है कुसुम जी कि लोग बहुत तनाव में रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक उत्सव है, क्योंकि आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं जहाँ से आप कुछ अंक को प्राप्त करेंगे, जहाँ से आप अपना करियर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से जीवन को एक नया दिशा मिलेगा आपको। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक आसानी आपको प्राप्त कर देता है। दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से अक्सर तनाव ये होता है कि हम एक विषय को पढ़ते हैं या विषयों को पढ़ते हैं और उस विषय में हमने कितनी पारंगतता आपने प्राप्त की है, कितना हम उसमें कंफर्टेबल हैं, कितनी नॉलेज हमने गेन की है। तो वो जो पार्ट है, वो जो लर्निंग का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तनाव एक्चुअली आता कहाँ से है? तनाव तब आता है जब आपको ये लगता है कि मैंने कितना याद कर लिया, मेरे को 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स आने हैं और मेरी तैयारी केवल 3 की है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? मैं तो पीछे रह जाऊँगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, मैं फ्रेंड्स के बीच में अपने किस चेहरे को लेके जाऊंगा या जाऊंगी, टीचर्स को क्या कहूँगी, मेरे नंबर कम आएंगे तो मुझे शायद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो मेरे जीवन और करियर का क्या होगा? तमाम तरह के तनाव होते तो हैं। ये बहुत सारी उनके अंदर में कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है और यही कहीं ना कहीं कारण भी बनता है तनाव का। तो अगर हम उसको पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अक्सर ये बच्चों को जब क्लास 10th में या 12th में जाते हैं तो वहीं पे पहला जैसे ही वो एडमिशन अप्रैल या मई में लेते हैं या जून में लेते हैं, तो उसी समय के बीच में जो समर ब्रेक होता है वो 2 से 3 महीना एक्चुअली बहुत क्रूशियल टाइम होता है। और अगर उसको प्रॉपर वहाँ पर तैयारी कर ली जाए तो यकीन मानिए कि मतलब ये प्रैक्टिकल मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि बड़े आराम से साल भर का सिलेबस उस समय के अंदर क्लियर हो जाता है। और टीचर जब क्लास में उसको पढ़ा रहा होता है तो उस समय पे आप टीचर के साथ ही साथ कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उस विषय को आपने उस समर ब्रेक में पहले से पढ़ रखा है, तो उसका एक पूरा साइंटिफिक पैटर्न होता है। खैर वो एक बात अलग हो गई, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल एंड मौके पर आ गए हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में कि हम स्लॉग ओवर्स में आ गए हैं। तो आखिरी के बस 5-10 ओवर हमारे पास बचे हैं, तो अब यहाँ पे हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास एक टाइम टेबल आ गया होगा, एग्जामिनेशन शेड्यूल आपके सामने आ गया होगा। तो उस एग्जामिनेशन शेड्यूल को पूरी तरह से आपको देखना होगा, कौन सा विषय पहले है, कौन सा विषय बाद में है, विषयों के बीच में कितना गैप है, कौन सा कठिन विषय आपको लगता है, कौन सा आपको आसान लगता है। तो उसके हिसाब से आप जब पूरे टाइम टेबल को स्क्रूटनी करते हैं, शेड्यूल को स्क्रूटनी करते हैं,
तो हमें ये देखना है कि भाई अब आज 6 तारीख है और 16 तारीख से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो मोटा मोटा हफ्ते भर का आसपास का समय बचा हुआ है। तो अगर एक बार ये मौका मिले, अगर आप सबके विषय पहले से तैयार हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती। का मतलब होता है कि आपका जो आखिरी पेपर है उसको आप पहले देख लेंगे और पूरा ये नहीं कि एक दिन उसको एलोकेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स हमें देने हैं। तो केवल हमने कहा कि 4 से 5 घंटे में हम पुराने ईयर के पेपर्स को एक बार जस्ट ब्रश अप कर लेंगे, पन्ने पलट लेंगे और अपनी नज़रों के आगे से गुजार लेंगे। यानी कि एक शेड्यूल बना लेंगे। हाँ, एक शेड्यूल बना लेंगे और अब केवल उसको लास्ट मोमेंट का बस केवल पन्ने पलट के जो मुख्य मुख्य प्रश्न आने की संभावनाएं हैं उनको एक बार अपनी नज़रों से दौड़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो रजिस्टर हो जाएगा। तो ये जब हम करते रहते हैं तो 2-3 दिन में हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद में जब पहली परीक्षा, मतलब जो पहला विषय हमारे पास होगा, उस विषय को हम वहाँ पर तैयारी करेंगे और उसमें जाके एग्जाम्स की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आता है कि अगर आपकी पाली प्रथम पाली है कि द्वितीय पाली है, मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन, क्योंकि वो भी कई बार विषयों के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से होता है। तो अगर आपका मॉर्निंग की पाली है तो अगर जिस समय पे भी वो एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका बन रहा है उसी समय पे आपको अपने घर पे बैठ के वही स्लॉट 3 घंटे का या 2 घंटे का जो भी स्लॉट आपका एग्जामिनेशन पेपर वाइज होता है उस समय पे बैठेंगे और उसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एज इफ कि आप उसी इन्वायरमेंट में बैठे हैं जैसे कि आपको वहाँ पे किसी केंद्र पे, परीक्षा केंद्र पर बैठना होगा। तो समय लेके बैठना होगा। दूसरी बात, एक और गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं कि वो केवल उस समय पे विषयों को याद कर रहे होते हैं, रट रहे होते हैं। तो आपको क्या है कि एग्जामिनेशन जो आ रहा है, क्योंकि हमें उस इन्वायरमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है, आपको वहाँ पे बोलना नहीं है। तो आपको लिखित प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 3 घंटे में कलम को चलाना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसके साथ साथ में टाइम का मैनेजमेंट भी करना है। कौन सा प्रश्न पहले करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे के पेपर को आप 3.5 घंटे में खींच पाएंगे। तो आपको जो टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रकार से एक वैज्ञानिक पद्धति भी है और एक आर्ट भी है कि दोनों को कैसे आप बैलेंस करेंगे। अक्सर मैं भी देखती हूँ कॉलेज में बच्चे सामने आते हैं और कभी कभी उनको ऐसा लगता है जब पेपर शुरू होने को होता है तो एकदम फेंट होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं। उनको लगता है जैसे कि हमें कुछ भी नहीं आता, अरे मैम अब हम क्या करेंगे। पेपर देखते हैं एकदम कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि हम एकदम ब्लैंक हो गए। तो ये जो स्थिति आती है, ऐसी घबराहट उन्हें ना हो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें वो, और कैसे करें कि इस चीज़ का सामना ना करना पड़े उन्हें। बहुत हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो बहुत ही कॉमन फंडा है और ये एक्सपोजर का जो फ़र्क है, एक्सपोजर ना मिलने का के कारण से ही होता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, और जिस रूम में अभी हम बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई शेर या इस तरह का कोई जानवर आ जाए जो खतरनाक हम मानते हैं, तो शायद हम पहले दृष्टि पे हम एकदम से घबरा जाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन वो अगर यहाँ से रोज़ निकलना शुरू करते हैं तो शायद हम उससे नहीं घबराएंगे, जबकि शेर है वो हमें कुछ भी कर सकता है। तो भाव सिंपल सा ये है कि अगर हम पहले से ही प्रश्नों को ऐसे ही देखते रहें, उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, प्रश्नों को पहले नज़रों से गुजार लें, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, तो वो एक लेवल पे शुरुआत में इम्पैक्ट ज़रूर हल्का सा आएगा, लेकिन हम 1-2 मिनट के अंदर में वापस अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन पे ले जा सकेंगे और उसके बाद उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एकदम से एक नए इन्वायरमेंट में जाना, एकदम से नया प्रश्न आ जाना या नए तरीके का इन्वायरमेंट बन जाना, वो जो है वो एंग्जाइटी का मेन कारण बनता है, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, फेंट होने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके बिल्कुल हाथ पांव ढीले पड़ने लगते हैं। ये केवल इसी कारण से कि हम उसके हिसाब से अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है या उससे हमने एकदम से कभी अपने आप को रूबरू नहीं कराया है। तो एक रूटीन प्लानिंग करके अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनको करते रहेंगे तो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर निकल जाते हैं। मुझे लगता है जैसे मुझे अपना समय याद आ रहा है जब हम लोग का इंटरमीडिएट हो रहा था, तो एक जैसे फेयरवेल पार्टी होती है जी, है ना, परीक्षा के कुछ दिन पहले फेयरवेल पार्टी होती है, तो हम लोग सारे लोग उसको थोड़ा एंजॉय करते हैं और एक ये फीलिंग आने लगती है कि अब हमारी बोर्ड परीक्षा पास आ रही है। मौसम भी वैसा हो जाता है, बसंत का मौसम होता है, सर्दियां भी कम होने लगती है, आम के पेड़ों पे बौर आ जाते हैं, कोयल कूकने लगती है। एक जैसे लगता है वो एक एटमॉस्फेयर दिमाग में बन जाता है कि अरे वहाँ बोर्ड की परीक्षा आने वाली है। तो जब तैयारी रहती है तो एक अच्छी खुशी भी लगती है कि अरे बोर्ड परीक्षा आने वाली है, अब हमको सेंटर पर जाना है, अपने हमें एडमिट कार्ड ले जाना है और ऐसे करना है, रोल नंबर लिखना है। तो वो एक्साइटमेंट जो रहता है वो मुझे आज भी बहुत ताजगी से
भर देता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग के यहाँ भी, हमारे यहाँ भी कॉलेज में बहुत ही जल्दी फेयरवेल पार्टी होने वाली है, तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है बच्चों को बहुत रिलैक्स करते होंगे। नहीं नहीं, ये जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं इनका एक प्रारूप जरूर रहा होगा कि भाई हम शुभकामनाएं देते हैं। संभवतः एक लेवल के बाद हम दोनों लोग अलग हो जाएंगे, मतलब 11th-12th वाले वहीं रह जाएंगे, 12th वाले बच्चे बाहर चले जाएंगे, तो शुभकामनाओं के साथ हम उनको कहीं ना कहीं अलग करने की बात करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, एक नए तरह का कि हम ड्रेसेस ये होंगे तो हम सूट बूट में रहेंगे, या इस तरह की बच्चियाँ जो हैं अपने तरह के कपड़े पहनेंगी, फोटोग्राफी होगी, मेमोरीज क्रिएट करने की जो बात आती है वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि यहाँ के बाद जो बच्चे शुरू से साथ साथ पढ़ते आए, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो सब अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। ये एक इंटर पास करने के बाद एक ऐसा चौराहा होता है कि बच्चे वहाँ से सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत मुझे लगता है कि उनकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण ये फंक्शन होता है बच्चों की फेयरवेल पार्टी का। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और ये मेमोरीज क्रिएट करना, क्योंकि आज की तारीख में हो सकता है कि लगे कि हम अभी 2023 में बच्चे अलग हो रहे हैं, लेकिन जब आप 10 साल 15 साल बाद इन्हीं मेमोरीज को वापस रिकॉल करेंगे सोशल मीडिया से या अपने उससे, तो आपको लगेगा कि हाँ कितनी प्यारी मेमोरीज हमने क्रिएट करी थी। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, करने की बात है। बिल्कुल। और आपने शब्द यहाँ पे यूज किया फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है एग्जिबिट वेल, यानी काम अच्छा करें। तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा करें, इस मंतव्य से भी फेयरवेल की एक बात कही जाती है। तो उसमें वो शुभकामनाएं देते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे से करें, तो ये एक अच्छी बात है। जो आपने इससे पहले जब इस प्रश्न को उठाया था उससे पहले आपने एक भूमिका बांधी थी जिसमें कहा था कि बसंत है, बौर आ रहे हैं, चिड़िया हैं, कोयल हैं, सारी बातें आपने कही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का, इन द सेंस कि हम प्रकृति से कहीं ना कहीं अलूफ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हम कमरे में बैठ के अपनी पूरी तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं हम बाहर से कट जाते हैं, लेकिन जब आपका पढ़ाई के माहौल में जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल आने लगता है। बिल्कुल राइट। उस स्ट्रेस को ईज आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको प्रकृति के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना है। जब भी ऐसा तनाव हो तो अगर आपके पास घर में पेट है तो आप पेट के साथ थोड़ा सा समय बैठिए, उनके साथ खेलिए, अगर आप थोड़ा सा उनको बाहर लेके जाने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो आपके पास अगर गमले या पौधे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा समय निकालिए, पत्तियों को सहलाइए, पानी डालिए, एक अलग तरह के वाइब्रेशंस आपके अंदर में आएगा, एक अलग तरह का ऑरा आएगा, तो वो आपको आसान कर देता है। जो इन्वायरमेंट इतना टेंस होता है उसको ईज आउट कर देता है, जिसका असर कहीं ना कहीं आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। और फिर एग्जामिनेशन में आप उसकी जब तैयारी करने के लिए दोबारा टेबल सीट पर बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा नई ऊर्जा आ जाती है। तो ये ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। ब्रेक स्ट्रेस को कम कर देता है। बिल्कुल। अगर कई बार ये होता है कि भाई शाम के टाइम पे दिन भर आपने पढ़ाई करी, एग्जाम की तैयारी करी, फिर पेरेंट्स से अक्सर रोकते हैं कि भाई शाम को क्यों जा रहे हो, थक जाओगे, पसीना बह जाएगा, फिर तुम्हारा टाइम लॉस हो जाएगा। जबकि मेरा ये उससे उल्टा मानना है कि जब आप शाम को जाते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ, तो आप रिलैक्स करते हैं। जब आपके अंदर में लगातार ये बॉडी मूवमेंट होती है जिसको आप फिजिकल एक्सरसाइजेस के फॉर्म में देखते हैं, अगर आपको मैं जिम में ऐसे दौड़ने की कहूँ तो शायद उतने अच्छे से आप नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग तरह का थकान लगेगा। लेकिन अगर बैडमिंटन खेलते हैं या कोई इस तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो एक अलग ही माहौल है, आपको थकान 2 घंटे खेलने में भी महसूस नहीं होती है। लेकिन ये जो आपके ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, तो इन्हीं ब्लड के थ्रू ही आपका जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है। राइट। तो ये जब पूरा सर्कुलेशन होगा तो दिमाग फिर से तरोताज़ा होगा। बॉडी का जो अपनी थकान आ रही है वो थोड़ी देर में फेज आउट हो जाती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब उसके बाद जब दोबारा आप आधे 1 घंटे के ब्रेक लेने के बाद खेल के आए, फिर आधे 1 घंटे का आपने रेस्ट कर लिया, और उसके बाद में जब आप पढ़ाई के लिए जाएंगे तो अगले 1 घंटे में जो पढ़ाई का जो आपका माहौल है वो अलग होगा, और उसका रिटेंशन पावर, जो रिटेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत हाई होगा। तो ये एक मिसनॉमर है, एक मिथ है कि हम खेलेंगे तो हमारे पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। नहीं होता है, उससे और टेंशन बढ़ता है। यानी कि बीच बीच में ये ब्रेक लेते रहना चाहिए, चाहे वो आप प्राणायाम कर लें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, अपने को मेडिटेशन थोड़ा सा कर लें, या खेल लें, तो थोड़ा सा फन एक्टिविटी भी करनी। और मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए परीक्षा के दिनों में, विशेष रूप से बच्चों के खान पान और रेस्ट को लेकर के बिल्कुल करना चाहिए। उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं जिसमें ज़्यादा समय उनका किल हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ऐसे समय थोड़ा सा ज़रूर रखना चाहिए जिसमें वो साथ में फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली बॉन्डिंग, डिनर टाइम, थोड़ा
सा बाहर शाम को खाना खाने के बाद टहलना, रिलैक्स करना, कंधे पे हाथ रखना, उनको पैट करना, उनको शाबाशी देना कि तुम कर सकते हो, मुझे पता है, ज़रा सी कोई दिक्कत आ रही है तो हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि ऑलरेडी वो तनाव में चल रहे हैं। तो अगर उसमें हम पेरेंट्स की बहुत भूमिका होती है, अगर उनको लगातार वो कहेंगे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम और मेहनत करो, तुम्हारे नंबर कम आएगा तो क्या होगा, इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं या भाषा है, इन शब्दावलियों का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें क्योंकि ऑलरेडी वो तनाव में है, वो खुद जानते हैं कि मुझे एग्जाम में अच्छा करना है, तो वो समझदार बच्चे हैं। बस ये है कि हाँ, एक ऑब्वियसली एक अलग तरह का एग्जामिनेशन होता है, रूटीन एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग तरीके का होता है, तो उसका एक माहौल डेफिनेटली अलग है, लेकिन हमें एज अ पेरेंट उनको सपोर्ट करना है। और डेफिनेटली अब बच्चे हैं, वो अपने अपने तरीके से सारी तैयारियां कर रहे हैं, और इस उम्मीद में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अगर आप उनको आगे भेजेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सत्येंद्र जी, आपने बहुत अच्छी आज बात कही, और एक बात जो विशेष रूप से आपने कहा कि परीक्षा उत्सव है ये, तो बच्चों ज़रूर ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षा उत्सव है, उत्सव में पूरे जोश खरोश से शामिल होइए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे रिजल्ट लीजिए। उत्सव आप जैसे एक दूसरे से मिलते हैं, परीक्षा के पहले भी हम एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारी क्या तैयारी है, हमारी ये तैयारी है, और परीक्षा के बाद भी जब हम बाहर निकलते हैं, किसी भी परीक्षा की बात करें तो हम बाहर निकलते पूछते हैं हमारा ये सही हुआ, ये सही हुआ, तुम्हारा कितना हुआ, कौन सा सही। तो उत्सव है परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा उत्सव के रूप में मनाइए और देखते रहिए, सुनते रहिए। सत्येंद्र कुमार सिंह जी, जो कि इतने अच्छे एकेडमिक एडवाइज़र हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और करियर रणनीतिकार हैं, आप उम्दा ट्रेनर हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे बच्चों को इतने अच्छे से गाइड किया परीक्षा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और अब इजाज़त दीजिए कुसुम वर्मा को। नमस्कार।